So today's topic is perfectly black body. So what do you mean by perfectly black body and black body radiation? This is the question. So a perfectly black body is one which absorbs completely all radiation falling on its surface, whatever be the wavelength. मतलब कोई ऐसा सरफेस जो अपने ऊपर गिरने वाली हर एक वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर ले, उसे हम परफेक्टली ब्लैक बॉडी कहते हैं. मगर क्या ज़रूरी है कि एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी पूरी तरीके से ब्लैकेंड होनी चाहिए? इट इज़ नॉट अ कंपल्सरी कंडीशन टू बी अ बॉडी बीइंग एज ए परफेक्टली ब्लैक बॉडी. तो देखिए लिखा हुआ है कि दैट इट इज़ नॉट इसेंशियल दैट अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी शुड अपीयर्स ब्लैक. ज़रूरी नहीं है जो परफेक्टली ब्लैक बॉडी हो वो पूरी तरीके से ब्लैक हो. ठीक है. अब परफेक्टली ब्लैक बॉडी ऑब्टेन करने का एक आर्टिफिशियल तरीका था. एक हॉलो स्फीयर ले लिया और हॉलो स्फीयर में एक छोटा सा होल कर दिया. ठीक, इसे हम कह दिया होल को ओ, और इसके इनर सरफेस को हम ब्लैक एंड कर दें. ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब की जा सके. अब क्या होगा, इसमें जो भी एनर्जी इंटर करेगी और यहाँ पर एक कैविटी, यहाँ पर एक हम बल्क आउटवर्ड कर देते हैं. अब होता क्या है, कोनिकल ऑब्लिक यहाँ पे जो निकला होता है, इसका सिर्फ रीज़न ये होता है कि जब लाइट इससे टकराए तो वापस अपने पाथ पर ना जा सके, वो अंदर रिफ्लेक्ट हो जाए और अंदर ही मूव होकर ख़त्म हो जाए. तो देखिए लाइट की थिकनेस के अकॉर्डिंग उसकी इंटेंसिटी शो की गई है. तो जैसे लाइट आई इंटर की, ये ऑब्लिक से टकराई, तो सबसे देखिए थिक मतलब ज़्यादा इंटेंसिटी की एनर्जी आ रही है. रिफ्लेक्ट हुई, देखिए थोड़ी एनर्जी ये लॉस कर देगी यहाँ पर और बाकी एनर्जी के साथ आगे बढ़ेगी. जब यहाँ टक्कर होगी तो देखिए फिर अपनी इंटेंसिटी लॉस करेगी एक थिन लाइन, और देखिए कंटिन्यूसली एनर्जी जो है अपनी इंटेंसिटी को खोती जा रही है और एंड में पूरी की पूरी एनर्जी अंदर रुक जाएगी. सो दिस इज एक्चुअली नोन एज परफेक्टली ब्लैक बॉडी, और कैविटी रेडिएशन भी कहते हैं, कैविटी ब्लैक बॉडी भी कहते हैं इसे. सो व्हाट इज परफेक्टली ब्लैक बॉडी? दैट आई हैव टोल्ड यू, अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज दैट विच absorb all types of radiation falling on its surface, or it is not necessary that a perfectly black body should appears black. ठीक, और perfectly black body से निकलने वाला जो रेडिएशन होता है that is called black body radiation. So means the radiation produced by a perfectly black body is called black body radiation, और इसका दूसरा नाम कैविटी रेडिएशन भी कहते हैं इसे. ठीक, और ये आर्टिफिशियल परफेक्टली ब्लैक बॉडी बनाई गई है. ठीक, अब इसमें क्या होता है कि रेडिएंट एनर्जी हम लोग पहले समझते हैं कि रेडिएंट एनर्जी या एमिसिव पावर क्या होता है. इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये इस परफेक्टली ब्लैक बॉडी से कनेक्टेड है. पूछा गया है व्हाट इज एमिसिव पावर ऑफ अ सरफेस. सो व्हाट डू यू मीन बाय द एमिसिव पावर ऑफ अ सरफेस? द टोटल अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी, जो सरफेस एनर्जी को रेडिएट करता है उसे कहते हैं रेडिएंट एनर्जी. द टोटल अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी एमिटेड पर यूनिट एरिया, किसी बॉडी के यूनिट सरफेस एरिया से निकलने वाली रेडिएंट एनर्जी ऑफ अ सरफेस पर सेकेंड, एक सेकेंड में, इज कॉल्ड एमिसिव पावर. व्हाट इज एमिसिव पावर? द टोटल रेडिएंट एनर्जी एमिटेड पर यूनिट एरिया in per unit time is called emissive power और radiant power, और किससे रिप्रेजेंट करते हैं? E से, of the surface. Its unit is joule per meter square per second. Joule per meter square per second. This is the unit of emissive power. ठीक, अब emissive powers के बाद आते हैं emissivity. देखिए ये टर्म है, इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आगे यूज होगा स्टीफेंस लॉ में. एमिसिविटी क्या है? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल रेडिएंट पावर. जो भी रेडिएंट पावर कोई सरफेस निकाल रहा है उसका रेशियो है ऑफ द बॉडी विच इज नोन एज ई टू द टोटल रेडिएंट पावर ऑफ द परफेक्टली ब्लैक बॉडी. मतलब जो बॉडी की रेडिएंट पावर है उसको टोटल रेडिएंट पावर से डिवाइड करते हैं, तो इस कांस्टेंट को हम लोग क्या कहते हैं? एमिसिविटी. तो कह रहे हैं इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल रेडिएंट पावर ऑफ अ बॉडी टू द टोटल रेडिएंट पावर ऑफ अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी. दिस इज एप्सिलॉन इज इक्वल टू ई अपॉन कैपिटल ई. ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक है विन्स लॉ.
तो देखिए विंस लॉ को विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ भी कहते हैं। तो बहुत शॉर्ट में इसको समझिएगा, सिर्फ आपको डेफिनेशन याद करनी है, इसका फॉर्मूला पढ़ना है। तो विंस लॉ या विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या चीज़ है, इसको देखते हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू विंस लॉ और विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ, एज द टेम्परेचर ऑफ अ ब्लैक बॉडी राइजेस, किसी ब्लैक बॉडी का जैसे जैसे टेम्परेचर राइज करता है, द मैक्सिमम एनर्जी एमिटेड रेडिएशन शिफ्ट टूवर्ड्स द शॉर्टर वेवलेंथ। जो भी रेडिएंट एनर्जी निकलती है वो शिफ्ट हो जाती है शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ। मतलब जो एमिट होने वाली रेडिएंट एनर्जी है उसकी वेवलेंथ शॉर्टर होती चली जाती है। आज द टेम्परेचर, मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेडिएंट हुई वेव्स की वेवलेंथ कम होती जाती है। एज द टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी राइजेज, द मैक्सिमम एनर्जी एमिटेड, मैक्सिमम एनर्जी लैम्डा एम कह सकते हैं, रेडिएंट शिफ्ट टूवर्ड द शॉर्टर वेवलेंथ। ये इसका फॉर्मूला है, लैम्डा एम इंटू टी इज इक्वल टू बी। बी क्या है, इज अ कांस्टेंट, ठीक है। और बी का फॉर्म वैल्यू क्या होती है, 2.9 इंटू 10⁻⁻³ मीटर केल्विन, ठीक है। दिस इज कॉल्ड विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ। यही फॉर्मूला विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ को डिफाइन कर रहा है। टी क्या है, दैट इज अ टेम्परेचर, और वेवलेंथ दैट इज लैम्डा एम, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं स्टीफेंस लॉ, इंपॉर्टेंट है, सिलेबस का पार्ट है। स्टीफेंस लॉ, और कहीं कहीं पे इसको स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ भी कहते हैं। क्यों कहते हैं बोल्ट्जमैन लॉ, क्योंकि स्टीफेंस के इस लॉ को थ्योरेटिकली प्रूव किया था बोल्ट्जमैन ने। सो व्हाट इज स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ, द टोटल रेडिएंट एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड पर यूनिट सरफेस एरिया ऑफ अ ब्लैक बॉडी, किसी ब्लैक बॉडी के यूनिट एरिया से यूनिट सेकेंड में जो टोटल रेडिएंट एनर्जी निकलती है इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ दैट ब्लैक बॉडी। उस ब्लैक बॉडी के एब्सोल्यूट टेम्परेचर के फोर्थ पावर के प्रोपोर्शनल होती है। मान लीजिए किसी टाइम पे किसी एब्सोल्यूट ब्लैक बॉडी का जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है वो कैपिटल टी है, और उसको जो हीट एनर्जी दी गई वो क्यू, कितने टाइम में, टी टाइम में, ठीक है। तो क्यू बाई टी मतलब यूनिट टाइम में एमिट हुई एनर्जी प्रोपोर्शनल होगा किसके, एब्सोल्यूट टेम्परेचर T⁻⁴ के। इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड दिस सिग्मा। तो Q/T इज इक्वल टू सिग्मा T⁻⁴। Q/T ये क्या है, रेडिएंट एनर्जी पर सेकेंड। इसको E और I से भी रिप्रेजेंट करते हैं। I इज इक्वल टू सिग्मा T⁻⁴ भी कभी कभी लिखा जाता है, तो सिंबल पे कोई कंफ्यूज मत होइएगा, दे आर सेम। मतलब यूनिट टाइम में जो रेडिएंट एनर्जी निकले दैट इज इक्वल टू सिग्मा T⁻⁴। दिस इज स्टीफेंस लॉ। अब देखिए, वेयर सिग्मा इज अ कांस्टेंट कॉल्ड स्टीफन कांस्टेंट, इसे स्टीफन कांस्टेंट कहते हैं। अच्छा, इसकी यूनिट और डायमेंशन भी सिलेबस में। तो यूनिट ऑफ स्टीफन कांस्टेंट इज जूल, SI यूनिट, जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड केल्विन की पावर -4, ठीक है। ये इसकी SI यूनिट है। व्हाट इज द डायमेंशन, Mt⁻³ θ⁻⁴। थीटा टेम्परेचर की डायमेंशन होती है, ठीक। अब इस विंस लॉ को क्यों स्टीफन लॉ को क्यों स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ कहते हैं, क्योंकि देखिए लिखा है बोल्ट्जमैन गेव इट्स थ्योरेटिकल प्रूफ एंड प्रूव दैट स्टीफन लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी, हेंस दिस लॉ इज नाउ कॉल्ड स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। अब इसी में एक चीज और है आगे चल के, मान लीजिए T1 टेम्परेचर पर जब टाइम T था उसका टेम्परेचर था T⁻⁴, तो T1/T इज इक्वल टू सिग्मा T⁻⁴। मान लीजिए Q0 टेम्परेचर, Q0 एनर्जी पर जो टेम्परेचर है वो T0 है। तो ये दोनों इक्वेशंस को अगर हम मैच करें तो हमारे पास एक नया फॉर्मूला बन जाता है, नेट हीट एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया ऑफ अ ब्लैक बॉडी। किन्हीं दो टेम्परेचर डिफरेंस के बीच किसी बॉडी द्वारा जो हीट एनर्जी लिबरेट होगी या रेडिएंट एनर्जी लिबरेट होगी वो क्या होगा, E इज इक्वल टू सिग्मा T⁻⁴ माइनस T⁻⁴, ठीक। अब आते हैं इसका रिलेशन एमिसिविटी से कैसे करते हैं। देखिए, इफ द एमिसिविटी ऑफ अ बॉडी एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर T is epsilon, then the heat energy emitted by its unit area per second will be sigma T⁻⁴ into emissivity, that is epsilon.
इफ ए बी द सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी, अगर बॉडी का सरफेस एरिया ए है तो टोटल हीट एनर्जी कितनी एमिट होगी, दैट इज सिग्मा टी रेज टू पावर 4 एप्सिलॉन ए। ये फॉर्मूला है टोटल एनर्जी का। अगर किसी सरफेस का एरिया ए है, एमिसिविटी सिग्मा है और उसका एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी है, तो टोटल एनर्जी जो यूनिट टाइम में लिबरेट होगी वो क्या होगी, सिग्मा टी की पावर 4 एप्सिलॉन ए। ठीक, नेक्स्ट है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। व्हेन अ हॉट बॉडी इज कूल्ड इन एयर, जब किसी गर्म बॉडी को हवा में ठंडा होने के लिए रख देते हैं, द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी, तो बॉडी से जो हीट लॉस की दर है इज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द बॉडी एंड इट्स सराउंडिंग। वो प्रोपोर्शनल होता है बॉडी के टेम्परेचर और उसके सराउंडिंग के टेम्परेचर के बीच के डिफरेंस के। मतलब जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना ही ज़्यादा हीट लॉस होगी। तो इसको फॉर्मूले में समझ लिए, रेट लॉस ऑफ हीट इज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ अ बॉडी विद द सराउंडिंग। और इसको फॉर्मूले में हम लोग समझेंगे तो फॉर्मूला क्या है, दैट इज माइनस डी क्यू। देखो हीट लॉस, हीट कम हो रही है ना तो माइनस साइन इसलिए लगाया, माइनस डी क्यू अपॉन डी टी। हीट एनर्जी लॉस कितनी हो रही है, क्यू, कितने टाइम में, टी। टेम्परेचर बॉडी का कितना है, टी। टी नॉट क्या है, सराउंडिंग का टेम्परेचर। और के क्या है, दिस इज अ कांस्टेंट। के इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट डिपेंडिंग अपॉन द एरिया एंड नेचर ऑफ द सरफेस ऑफ द बॉडी। के एक कांस्टेंट है जो बॉडी के नेचर और सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। ये है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। शॉर्ट में लिख के इसको सॉल्व कर लेंगे। अब आते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। देखिए सिलेबस का पार्ट नहीं है, क्लास 9-10 में आप लोगों ने पढ़ा है, शॉर्ट में इसको समझ लीजिए। जब सन की रेज हमारे एटमॉस्फेयर से इंटर कर रही होती है तो उनकी वेवलेंथ शॉर्ट होती है, बट जब अर्थ से टकरा के जब वो वापस जाती हैं तो उनकी वेवलेंथ बढ़ जाती है, तो एटमॉस्फेयर उनको बाहर नहीं निकलने देता। इस वजह से एटमॉस्फेयर के अंदर का टेम्परेचर बढ़ता जाता है। दिस इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, अब इसको कैसे बताया गया है, देखिए, द सन्स रेज फॉल्स अपॉन द ग्लास, the visible portion of the radiation and infrared radiation of the shorter wavelength are transmitted, the rest of the infrared radiation being absorbed by the glass. The objects such as spots inside the greenhouse absorb the radiation transmitted through the glass, and as the temperature of these objects rises, they lose heat by radiation. This radiation, which is originated from the low temperature source, is of longer wavelength and cannot pass back out through the glass and is therefore trapped within the enclosure space. The reflected light is either absorbed by other material within the space or because it does not change the wavelength pass back out through the glass. मतलब किसी ग्रीन हाउस के अंदर जब लाइट इंटर कर जाती है तो अंदर के टेम्परेचर को बढ़ाती है, रेडिएशन अंदर होता है, उस रेडिएशन की वेवलेंथ ज़्यादा होती है और वो वापस ग्लास के बाहर नहीं जा पाती, अंदर फंसी रह जाती। दैट इज़ कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। बट जो हमने बताया वो अर्थ के कंपैरिजन में बताया कि जब सन की रेज हमारे एटमॉस्फेयर से इंटर करती हैं तो उनकी वेवलेंथ शॉर्ट होती है, अंदर चली जाती है, बट जब अर्थ द्वारा वो रेडिएशन रिफ्लेक्ट होता है तो उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है। जो ज़्यादा वेवलेंथ हमारे एटमॉस्फेयर को क्रॉस नहीं कर पाता और वो एटमॉस्फेयर के अंदर ट्रैप रह जाता बना। इससे अर्थ का टेम्परेचर डे बाय डे, ईयर बाय ईयर इंक्रीज हो रहा है। दिस इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट, और इसी को हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। एवरेज ईयरली टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज इंक्रीजिंग ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट। दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग।